नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्कॉन की, क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई क्रूरता बढ़ती ही जा रही है। चटगांव और ठाकुर गांव में शांतिपूर्ण तरीके से महंत चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला बोल दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता। बांग्लादेश में क्रूरता की हदें पार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खुलेआम हमला। महंत की गिरफ्तारी, धधक उठा बांग्लादेश। बांग्लादेश में बेरहम भीड़ हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। खुलेआम सड़क पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। हिंदू बस्तियों को हत्यारी भीड़ रौंद देने को आमादा है। जहां जहां हिंदू दिखाई दे रहे हैं, वहां भीड़ उन्हें पकड़कर अपना शिकार बना रही है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात सिर्फ एक ही मकसद पर काम कर रही है, और वो है हिंदुओं की हत्या। धर्मगुरु का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है, पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो जाना। इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं, वो संत को कैद करना कहाँ का न्याय है? किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं। वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे। ये तो हर धर्मगुरु का काम है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई इस बर्बरता की कहानी इस्कॉन के महंत चिन्मय दास की गिरफ्तारी से जुड़ी है। इसी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। खुलेआम उनकी हत्या का फरमान जारी कर दिया गया। इसी बीच महंत चिन्मय दास की पेशी के दौरान उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया, लेकिन विरोध को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया, जिस वजह से एक वकील की मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई इस हिंसा पर देश का संत समाज मुखर हो गया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इस घटना को हिंदुओं के लिए बड़े खतरे की घंटी बताया है। देखिए, सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं, हम भारत माता की सुरक्षा चाहते हैं, और वैदिक पौराणिक परंपराओं को, बच्चों की शिक्षा को, गौ माता को, इन सबको सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते। अगर भारत बांग्लादेश बन गया, अगर जो लोग चाहते कि भारत भी बांग्लादेश बन जाए, वो ना करें हमारे सनातन बोर्ड का समर्थन। लेकिन जो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश न बने, पाकिस्तान न बने, अफगानिस्तान न बने, कश्मीर जैसी घटनाएं फिर न घटें, तो उन लोगों को सनातन बोर्ड हमें बनाकर देना चाहिए। सभी लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। मोहम्मद यूनुस ने जब से इख्तिदार संभाला है, तो ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग बांग्लादेश की हुकूमत में दाखिल हो गए और उनका गलबा हो गया। वहां से अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां शुरू हो गई, और उसी सिलसिले में सनातनी चेतना के अध्यक्ष और उनके नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को कल ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की इस भयानक मुहिम के विरोध में पश्चिम बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पोस्टर और मशाल जुलूस निकालकर बांग्लादेश का चेहरा दुनिया के सामने लाने की कोशिश की।
और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात संभल हिंसा की, क्योंकि संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। यूपी पुलिस ने अब इस बेहद ही गंभीर मसले में शामिल 100 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। ये उन बलवाइयों की तस्वीरें हैं जिनके ऊपर संभल को दंगे की आग में झोंकने का आरोप है। रिपोर्ट देखिए। किसी के हाथ में पत्थर हैं, किसी के हाथ में असलहे हैं, किसी के हाथ में डंडे हैं, कोई बाइक को आग लगा रहा है, कोई भीड़ को उकसा रहा है। संभल कांड के दंगाइयों को पहचान लीजिए। ये उन 120 लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने संभल को एक ऐसी हिंसा की आग में झोंक दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों को उकसाने का काम किया है, बल्कि भीड़ के बीच मुंह छिपाकर सारे सिस्टम को तहस नहस कर देने की साजिश रची है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर नकाब पहनकर सत्ता और शासन को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। अब यूपी पुलिस अमन के इन्हीं दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि इन लोगों को पहचानिए और पुलिस को ऐसे लोगों की सूचना दीजिए जिन्होंने संभल में दंगों की आग भड़काने का काम किया है। एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करा के लोगों को उकसा के ऐसी कार्रवाई की गई है क्योंकि कोई कारण नहीं था। सर्वे का मतलब होता है वीडियोग्राफी की जा रही थी। वीडियोग्राफी किसी भी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे, उनकी पहचान की जा रही है। उकसाया गया और उकसा के इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया। इसमें हम पड़ताल कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की कहानी को बेपर्दा करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक एंगल से आरोपियों को तलाशा जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस के हाथ हिंसा से जुड़े वीडियो लग रहे हैं, संभल कांड के असली गुनहगारों की तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में महिला उपद्रवी छत से पत्थर बरसाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पुलिस ने 3 पत्थरबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया है। शाही मस्जिद के ठीक पीछे वाली इस गली में यहाँ पर पुलिस पर हमलावर हो रहे थे तो एक शख्स पिस्तौल लेकर गोली मारता हुआ दिखाया, फायरिंग करता हुआ दिखाया और वो ठीक इसी जगह से फायरिंग कर रहा है और ये उसका शॉट है और ये ग्रैब पुलिस के पास आया है। पुलिस ने इस ग्रैब को लिया क्योंकि यहीं से उसके हाथ में पिस्तौल है और वो फायर कर रहा है सामने की तरफ, पुलिस की तरफ। इस बीच संभल के विधायक इकबाल महमूद ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान अपने बेटे सुहेल इकबाल को बेगुनाह बताया है। साथ ही हिंसा में शामिल उपद्रवियों से सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने हमसे ये कहा कि हम कोई भी
गलत व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। जिसके हाथ में पत्थर होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और जो खाली हाथ होगा उसको हम छुएंगे नहीं। तो मैंने कहा हमारा बेटे के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ना हमारा बेटा था वहां मौजूद। हमारा बेटे का नाम क्यों आया? वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आप उसका एक सिंगल फोटो वहां के नहीं दिखा सकते, आप कहीं पब्लिक को एड्रेस करते हुए उसे नहीं दिखा सकते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल कांड को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने योगी सरकार पर जानबूझकर संभल में दंगा कराने का आरोप लगाया है। संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पर जो जिम्मेदार लोगों से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। इसमें हार्ट मतलब दंगाई, किडनी मतलब अपराधी, लीवर मतलब माफिया और ब्रेन मतलब भ्रष्टाचारी। पार्टी का पूरा शरीर परिवार से चलता है जो सपा के नाम पर सत्ता की लूट और जनता का शोषण करता है। अखिलेश जी संभल में भड़काऊ बयान देकर अपनी बची खुची राजनीति को खत्म न करें, क्योंकि 2022 में सपा का डब्बा पूरी तरह गोल होने वाला है। सपा का डीएनए दंगाई, भ्रष्टाचारी और अपराधी। फिलहाल संभल कांड से जुड़े एक एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था का न सिर्फ मखौल उड़ाया है बल्कि अफवाहों के बल पर एक हंसते खेलते शहर को हिंसा की आग से झुलसाने का काम किया है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है? क्या यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का होगा? एकनाथ शिंदे के एक बयान के बाद तो यही लग रहा है कि शिंदे ने कुर्सी छोड़ने के संकेत दिए हैं और कहा है कि सीएम पद के लिए बीजेपी आला कमान जो भी फैसला लेगा उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। महायुति के तीनों नेता अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां सरकार गठन का फॉर्मूला तय किया जाएगा। क्या कुछ है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। एकनाथ शिंदे का ये बयान क्या महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम है? शिंदे ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने में उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। सीएम पद के लिए बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है। सरकार गठन और सीएम की कुर्सी पर शिंदे ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं। एकनाथ शिंदे का ये बयान कुर्सी छोड़ने का संकेत बताया जा रहा है। इस बयान से भी साफ है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा और ये भी साफ है कि महाराष्ट्र के सीएम का फैसला दिल्ली में होगा।
कल महायुति के तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। ये बैठक काफी अहम है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सरकार गठन का फॉर्मूला तय होगा और सीएम के नाम पर भी मोहर लगेगी। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगे। लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे शेट्टी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन शिवसेना के कई नेता शिंदे को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि फडणवीस भी स्वीकार हैं। अभी तक सीएम पद की जो दावेदारी एकनाथ शिंदे साहब की है, देवेंद्र जी की है, तो इनके बारे में कोई भी आज तक उनको सिग्नल किसी ने ऊपर से भी ना दिया गया है, ना इनकी पांचों की एक साथ कहीं मीटिंग हुई। इसलिए अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में देवेंद्र जी भी थे और एकनाथ शिंदे साहब भी हैं। महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो अगर डिसीजन ये होता है कि फडणवीस जी सीएम बने, एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बने, तो माना जाएगा? तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने और कोई सीएम बने, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नेतागण हैं वो, उनका हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं। जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है और शिंदे साहब को भी मंजूर रहेगा। महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में सीएम पद पर बीजेपी का दावा भी बड़ा है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनता है तो वो कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और? महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और फिलहाल वहीं इस पद के सबसे बड़े दावेदार भी नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? खबर है कि शिंदे ने खुद को महायुति का संयोजक बनाने की मांग की है। दावा है कि उन्होंने केंद्र में भेजे जाने का ऑफर ठुकरा दिया है और अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज 8वां दिन है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर ने फिर हुंकार भरी। उनकी पदयात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं बुलडोजर का क्रेज भी देखा गया है। रिपोर्ट देखिए। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ भगवा झंडा ही लहराता दिखेगा। ये बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में उमड़ा जन सैलाब है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जगाने की जो अलग का संकल्प लिया है, ये उसका असर दिख रहा है। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके सर्वे के लिए अनुमति दे दी गई है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। आई हो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, संपूर्ण दर्शकों को जो सत्य हो वो दिखना चाहिए, यथार्थ है वो दिखना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है आप इसके बाद और भी यात्रा प्लान कर रहे हैं, किस तरह की यात्राएं कुछ होगी? ऐसी ही यात्राएं देश को जगाने के लिए, राष्ट्रभक्ति बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए ऐसी ही यात्राएं। अरे वो दादाजी को बुलाओ। आप बांग्लादेश को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है, धर्मगुरुओं को जेल में डाला जा रहा है बांग्लादेश में। भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के लिए अपील करनी चाहिए। जैसे यहाँ हिंदुओं के पास वो सुरक्षित हैं, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। वहीं बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में भी बुलडोजर का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। देखिए, ये वो बुलडोजर है जिसने अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की, जिसके चलते इस पूरी पदयात्रा में बाबा का बुलडोजर सबसे अनोखा और आकर्षक का विषय है। पदयात्रा में शामिल होने वाले भक्त इस पदयात्रा का स्वागत बुलडोजर से भी कर रहे हैं। वो बुलडोजर है जिसने यूपी में अपराधियों की कमर तोड़ दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे। बाबा बागेश्वर की मुहिम को लगातार समर्थन मिल रहा है। वो लोगों में जोश भर रहे हैं। बुलडोजर बाबा का तो जलवा अपना है ही, और बाबा जी ने जो हिंदू एकता के लिए जो हम सब लोगों का गठन
किया है वो एक नंबर का काम किया है। सब हिंदू हम लोग इकट्ठे होके उनके साथ खड़े हुए हैं। आज जय श्री राम। और यह उत्साह और जोश बता रहा है कि जो पदयात्रा को लेकर के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोचा था, जो मुहिम चलाई थी, उसकी असर जमीनी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वो परिकल्पना हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक होने की साकार होती हुई भी दिखाई दे रही है। झांसी के बरौआ सागर कस्बे में जैसे ही बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पहुंची, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। लक्ष्मण और सीता मैया के साथ साथ हनुमान जी के रूपधारी जो भक्त हैं, वो इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। पूरा राम परिवार इस यात्रा की आकर्षण का पूरा केंद्र है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे परिवार, प्रभु श्री राम के पूरे परिवार को कितना समर्थन मिल रहा है। बाबा बागेश्वर की यात्रा अंतिम दौर में है, जिसका ओरछा में जाकर समापन होगा। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट।